हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ अवार्ड हैं 2020 और 21 के, उनको जो है एक बार रिवाइज करते हैं। तो एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2022 का किसे दिया गया? तो ध्यान रखेंगे डेनिस सुलिवन को, जो कि अमेरिका के हैं। 2021 का किसे दिया गया? तो लास्जेलो लोवास को, जो कि हंगरी के हैं। अगला अवार्ड है मिस यूनिवर्स 2021। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो हरनाज कौर संधू ने। और मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना बिलावस्का ने। दोनों नाम ध्यान रखेंगे। अगला है प्रीतिजर पुरस्कार 2022। दोस्तों, जो प्रीतिजर पुरस्कार है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 का किसने जीता? फ्रांसिस केरी ने जीता है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की अगर बात करें तो इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो रणवीर सिंह को दिया गया फिल्म 83 के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कृति सेनन को मिमी के लिए, और जो फिल्म ऑफ द ईयर रही वो पुष्पा द राइज रही है। तो ये सभी अवार्ड अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की अगर बात करें तो 2022 का जो दिया गया है वो गीतांजलि श्री को दिया गया है, और किस उपन्यास के लिए? तो टॉम ऑफ सैंड के लिए। और ध्यान रखेंगे जो गीतांजलि श्री हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, यानी इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला है 2021 का। 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो डेविड डियोप को दिया गया, और किस पुस्तक के लिए? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। 2020 का मार्के लुकास रेजनेवेल्ड को, किस पुस्तक के लिए? तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 की बात की जाए गीतांजलि श्री, 2021 की बात की जाए डेविड डियोप, और 2020 की बात की जाए तो मार्के लुकास रेजनेवेल्ड। अगला है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की अगर बात करें 2021 का किसे दिया गया? तो डेमन गलगुट को दिया गया द प्रोमिस के लिए, और 2020 का किसे दिया गया? तो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया सगी बेन के लिए। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। इसमें जो हिंदी के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, और किस पुस्तक के लिए? तो ध्यान रखेंगे सम्राट अशोक, ये इनका हिंदी में क्या है? हिंदी में इनका जो है ये एक रचना है, ये इनकी कृति है। अंग्रेजी में बात की जाए तो नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नाम ध्यान रखेंगे, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले। अगला है अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो दामोदर मौजो को दिया गया 2022 का। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया? तो ध्यान रखेंगे नीलमणि फूकन को दिया गया। अगला है सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान की अगर बात करें जो 31वां सरस्वती सम्मान है, यानी अगर पूछा जाए 2021 का सरस्वती सम्मान जो है किसे दिया गया? तो रामदरस मिश्रा को दिया गया, और किस कृति के लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ, ये रचना है, इसके लिए इन्हें दिया गया। 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे सरस्वती सम्मान। और दोस्तों, जो रामदरस मिश्रा है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इनका भी जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ, तो इनका नाम भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। व्यास सम्मान की अगर बात करें तो जो 31वां व्यास सम्मान है ये असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए, और जो 30वां व्यास सम्मान है ये शरद पगारे को दिया गया पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। दोस्तों, ये जितने भी अवार्ड आपको हमने बताए हैं ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और लगातार कहीं ना कहीं ये जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। इनको जो है आप बार बार रिवाइज कर लिया करें। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कितने रुपए की लागत से सरयू रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
सी 300 करोड़ रुपए में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा भारत नेपाल मैत्री हब का विकास किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पौधरोपण अभियान में पारदर्शिता लाने के लिए किस मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरितमा ऐप का। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो भारत में जो सर्वोच्च रैंक वाला शहर है छात्रों के रहने के लिहाज से तो ये है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और अगर दुनिया की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे आप लंदन जो है ये दुनिया में सर्वोच्च रैंक वाला शहर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो ये जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने जो है टी हब सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा चंद्रमा पर कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा जो है कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा जो योजना है ये शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में काशी यात्रा योजना शुरू की है। काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने की इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की नगद सहायता प्रदान करती है। यानी दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने जो है काशी यात्रा योजना शुरू की है और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है यहाँ पर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करने के जो यात्री इच्छुक होंगे तो उनमें से जो है 30,000 यात्रियों को 5,000 रुपए की नगद सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने 30,000 तीर्थयात्रियों को जो है 5,000 रुपए की नगद सहायता प्रदान की जाएगी। धार्मिक बंदोबस्ती, हज और वक्फ मंत्री शशिकला जोले ने कहा, सरकार द्वारा प्रायोजित काशी यात्रा में शामिल होने वाले किसी भी तीर्थयात्री को जीवन में केवल एक बार जो है लाभ मिलेगा। यानी इस योजना का लाभ जो है व्यक्ति केवल एक बार ले सकता है। यानी जो काशी यात्रा है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, उस वहाँ तक जो है कोई भी व्यक्ति है तो उसे जो है इस योजना के तहत केवल एक बार ही 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे ध्यान रखेंगे कि काशी यात्रा जो योजना है इसे किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने इसे शुरू किया है। और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है इसकी तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए कि इस योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो लाभार्थी जो है वो कर्नाटक का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी एज यानी उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लाभार्थी जिन्होंने पहले ही एक बार सब्सिडी का लाभ उठाया है वो जो है इसके पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कर्नाटक से संबंधित आपको कुछ योजनाएं और ध्यान रखनी है, कौन कौन सी हैं? जैसे वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम जो है ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। इसके साथ ही विनय समरस्य जो योजना है वो भी कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। जन सेवक योजना कर्नाटक से संबंधित है और जन स्पंदन मंच कर्नाटक से संबंधित है। इनमें से ये चारों जो योजनाएं, 5 योजनाएं आपको बताई हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखेंगे
और एक जो 5वीं योजना है हाल ही में शुरू की गई है काशी यात्रा योजना, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन मेघवाल ने किस देश से वापस लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेष प्राप्त किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया से। मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के गंदन मठ के मैदान में बत्सागान मंदिर में 12 दिवसीय प्रदर्शनी के बाद भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत वापस लाया गया। ध्यान रखेंगे 4 पवित्र अवशेष हैं जो कि भारत वापस लाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल को गाजियाबाद में पवित्र अवशेष प्रदान किए गए। ठीक है, जो भगवान बुद्ध के पवित्र जो कपिल वस्तु अवशेष थे वो कहाँ पर प्रदान किए गए? तो जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, इन्हें जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये पवित्र अवशेष प्रदान किए गए हैं। पवित्र बुद्ध अवशेष को अक्सर कपिल वस्तु अवशेष के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे 1898 में बिहार में पाए गए थे और उन्हें प्राचीन शहर कपिल वस्तु से माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा है इसके अवसर पर मंगोलिया से जो है भारत कपिल वस्तु अवशेष लाए गए हैं और किसे दिए गए? तो श्री अर्जुन मेघवाल को जो है ये प्रदान किए गए। कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे गाजियाबाद में। दोस्तों मंगोलिया की अगर बात की जाए कि मंगोलिया की जो कैपिटल है वो क्या है, तो उलन बटोर जो है मंगोलिया की कैपिटल है और मंगोलिया की जो करेंसी है वो क्या है? तो ध्यान रखेंगे मंगोलियाई तुगरिक जो है मंगोलिया की करेंसी है। और मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? तो ध्यान रखेंगे उखनागिन खुरेलसुखी, ये जो है क्या है? मंगोलिया के प्रेसिडेंट है। क्या नाम है? ध्यान रखेंगे उखनागिन जो है उखनागिन खुरेलसुखी, उखनागिन खुरेलसुखी जो है ये मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया, जो भारतीय तट रक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया, जो भारतीय तट रक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। यह मॉड्यूल रक्षा लेखा विभाग के तत्वाधान में विकसित किया गया है और वेतन लेखा कार्यालय तट रक्षक नोएडा द्वारा संचालित किया जाएगा। PADMA यानी कि पेरोल ऑटोमेशन के लॉन्च से डिजिटल इंडिया विजन की अवधारणा को मजबूती मिलेगी। साथ ही यह एक आत्मनिर्भर भारत पहल है क्योंकि पूरे मॉड्यूल को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय उद्यमियों ने डिजाइन और विकसित किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने जो है कौन सा जो मासिक भत्तों के वितरण के लिए एक ऑटोमेशन है लॉन्च किया, तो ध्यान रखेंगे पेरोल ऑटोमेशन जो है उसका उद्घाटन किया है और इसका जो संचालन है वो कौन करेगा? तो ये आप ध्यान रखेंगे वेतन लेखा कार्यालय तट रक्षक नोएडा द्वारा जो है इसे संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एकनाथ शिंदे। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये बने हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो शिवसेना के नेता हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने शपथ ले ली है। दोस्तों जो एकनाथ शिंदे हैं ये महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा आपको एक नाम और ध्यान रखना है, जो देवेंद्र फडणवीस है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं यानी बीजेपी के नेता हैं। इन्हें जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ये उप मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के। राजभवन में जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। एकनाथ शिंदे का जन्म 4 फरवरी 1964 को सतारा में हुआ था। वे बचपन में ही ठाणे रहने चले गए थे। 2014 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। ये महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री थे और शरद पवार के बाद जो है दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी हाल ही में जो शिवसेना के नेता हैं एकनाथ शिंदे, ये जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्योंकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र में जो है काफ़ी
ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। इसी दौरान जो है नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो ये काफ़ी चर्चा में है, तो ध्यान रखेंगे एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो डॉक्टरों के उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना इसका उद्देश्य होता है। डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए हर साल चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और भारत में इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई? तो 1991 से इस दिन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ये जो भारत में प्रत्येक साल जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ये किसकी याद में मनाया जाता है? यानी इस दिन जो है किस डॉक्टर का जो है जन्म हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर विद्याचंद्र रॉय भारत के मशहूर डॉक्टर थे, जिनकी याद में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस साल 2022 की थीम के रही नेशनल डॉक्टर्स डे की, तो फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन, ये 2022 की थीम रही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विद्याचंद्र रॉय, जो कि भारत के मशहूर डॉक्टर थे, इनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है और 1991 में भारत में इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो अगले 3 महीने के लिए जो अटॉर्नी जनरल हैं इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। देश के अटॉर्नी जनरल हैं जो के वेणुगोपाल, जिनका जो कार्यकाल है ये 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। के वेणुगोपाल को ये तीसरी बार सेवा विस्तार मिला है। वेणुगोपाल अब 30 सितंबर तक अपने पद पर जो है बने रहेंगे। पहले 30 जून को उनका कार्यकाल जो है खत्म होने जा रहा था। अटॉर्नी जनरल दोस्तों देश के महान्यायवादी, इन्हें हिंदी महान्यायवादी कहते हैं। ये केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष विधि अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि देश के शीर्ष विधि अधिकारी जो कौन होते हैं, तो आपका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो आर्टिकल है कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे 76 के तहत जो है अटॉर्नी जनरल बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, एक क्वेश्चन इसी संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो उनका भी नाम ध्यान रखेंगे आप। महाधिवक्ता जो है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और महाधिवक्ता से संबंधित अगर आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए, अनुच्छेद पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखेंगे आप 165 के तहत जो महाधिवक्ता बनाए जाते हैं और ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, राज्य के सर्वोच्च महाधिवक्ता। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश के शीर्ष विधि अधिकारी, तो आपका आंसर महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म का टाइटल जो है क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए अटल। ये जो है टाइटल रहने वाला है इस फिल्म का। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर एक फिल्म बनाई जा रही है। ये जो फिल्म है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर बनाई जा रही है और इसका टाइटल जो है क्या रहेगा? तो मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए अटल, ये इस फिल्म का टाइटल रहेगा। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर इस बात की जानकारी दी है। तो ध्यान रखेंगे आप, जो देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जीवन पर आधारित जो है एक फिल्म बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम लेसेंट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारत। दोस्तों, नवीनतम लेसेंट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम भारत में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। 4 प्रमुख जोखिम के कारण हैं कौन कौन से? तेज गति हो गई, नशे में गाड़ी चलाना, क्रैश हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना। इन पर ध्यान केंद्रित करके हर साल दुनिया भर में 13.5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में से 25% से 40% तक को रोका जा सकता है।
यातायात, हिस्सेदारी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के मामले में सड़क परिवहन भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। सड़क परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की संख्या और सड़क नेटवर्क की लंबाई में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों एक अध्ययन जो है, एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है, एक अध्ययन किया गया लेसेंट का, ठीक है, लेसेंट अध्ययन किया गया। इसके अनुसार ये बताया गया कि अगर जो वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु जो कदम उठाए गए हैं, अगर इनका जो है अच्छे तरीके से पालन किया जाता है तो भारत में हर साल 20,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्योंकि भारत में जो प्रमुख मृत्यु के जो प्रमुख दुर्घटनाओं के कारण हैं वो कौन कौन से हैं, तो यही हैं तेज गति, नशे में गाड़ी चलाना, क्रैश हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग ना करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोमुअल्डेस मार्कोस जूनियर। फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में फर्डिनेंड रोमुअल डेज मार्कोस जूनियर ने हाल ही में राजधानी मनीला के नेशनल म्यूजियम में शपथ ली है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप कि जो फिलीपींस है, यहाँ के जो राष्ट्रपति बन गए हैं वो कौन बने हैं, तो नाम ध्यान रखेंगे फर्डिनेंड रोमुअल्डेस मार्कोस जूनियर। ये जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति बन गए हैं और ये फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति हैं। दोस्तों फिलीपींस की अगर बात की जाए कि फिलीपींस की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखेंगे मनीला फिलीपींस की कैपिटल है यानी राजधानी है। फिलीपींस की करेंसी यानी मुद्रा क्या है, तो फिलीपीनी पीसो, ये जो है फिलीपींस की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन बन गए, तो फर्डिनेंड रोमुअल्डेस मार्कोस जूनियर, ये यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंबिका राव का निधन हुआ, यह कौन थे? तो ये एक अभिनेत्री थी, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों ये मलयालम अभिनेत्री थी, सहायक निर्देशक अंबिका राव। इनका जो है 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2002 में बालचंद्र मेनन द्वारा अभिनीत फिल्म कृष्णा गोपाल कृष्णा के साथ सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उन्होंने 2000 की शुरुआत में एक सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में कदम रखा। उन्होंने बालचंद्र मेनन, अनवर रशीद, शफी और विनयन सहित कई निर्देशकों की सहायता की। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। हाल ही में उन्होंने वायरस और कुंभलंगी नाइट्स जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय से जो है पहचान बनाई है। तो ध्यान रखेंगे अंबिका राव का हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थी, तो ये एक मलयालम अभिनेत्री और सहायक निर्देशक थी। तो दोस्तों ये थे 2 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जो है ये किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, खुशी पटेल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल कर के क्या रखा गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।